हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी प्री बोर्ड परीक्षा का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अपना मेन पेपर भी देने वाले हैं 25 फरवरी को, तो आज का जो मैं पेपर लेकर आया हूं ये सेम टू सेम पेपर आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और जो मेन परीक्षा होने वाला है 25 फरवरी को भी पूछा जाएगा। 95% पक्का आएगा। ये सारे प्रश्न को इस पेपर से आप तैयार कर लोगे। चलिए पूरा पेपर को सॉल्व करते हैं। 801 जीजीए पेपर कोड है जो आपके 25 फरवरी के एग्जाम में सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका 10 अंक का अंकमांक रहेगा। यहाँ पर आपका नाम होगा, मेरा नाम शिवम है तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपना नाम लिखिएगा। आपको जो समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपका पूर्णांक होगा 100 नंबर का। नोट में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आपको ये 15 मिनट अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को अच्छे से निर्देश को पढ़ लेना है। सबसे पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके समूह अंकित है। जो भी प्रश्न जितने भी नंबर का होगा वो सामने दिया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इसमें जो निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो ये निर्देश आप लोग मेन परीक्षा या प्री बोर्ड का परीक्षा दीजिएगा तो पढ़ जरूर लीजिएगा। इसी के हिसाब से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके शुरुआत 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे और मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया है, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? तो क्या जन्म दर प्रभावित करता है या मृत्यु दर या निष्क्रमण या इनमें से सभी? तो आंसर डी हो जाएगा। और 4 ऑप्शंस आपको पेपर में भी दिए जाएंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, यानी मृत्यु दर भी प्रभावित करता है, जन्म दर भी और निष्क्रमण भी। दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है, यानी वो समुदाय की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऐच्छिक सदस्यता हो जाएगा, जो कि समुदाय यानी जो एक समुदाय होता है ना, समुदाय में लोग होते हैं, उनकी विशेषता नहीं है। दूसरे नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा आपका प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, पुस्तक से रिलेटेड आपकी सोशियोलॉजी में जरूर पूछा जाएगा। 10 प्रश्न में से मान लीजिए ज़्यादा नहीं तो 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपके पुस्तक से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि कौन से समाजशास्त्री ने या कौन से अर्थशास्त्री ने इस पुस्तक को लिखा है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखा है। तीसरे नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, भारत में जो महिलाओं की प्रमुख समस्या है डियर स्टूडेंट, इनमें समस्या ये सभी हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का भी अभाव है और लैंगिक असमानता एवं भेदभाव या भेदभाव। ये माना जाता है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल घर पर रहें, काम करें, खाना बनाएं, ठीक है, खाना सबको खिलाएं, बस यही घर का सारा कार्य करें। उच्च शिक्षा यानी महिलाओं शिक्षा की कमी बहुत है, स्कूल विद्यालय नहीं बनने। तकनीकी शिक्षा भैया, ठीक है, तकनीकी शिक्षा जैसे कि पहले जो होता था तख्तियों पर, जो तख्त पर पढ़ाया जाता था, एक तख्ती होती था ना, उस पर चाक के माध्यम से पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब देखा जाए तो मॉडर्न प्राइमरी जो स्कूलें हैं वो इंग्लिश मीडियम में हो गए हैं, वहाँ पर भी डिजिटल बोर्ड लग गए, तो काफ़ी शिक्षा के अभाव है। लेकिन महिलाओं के विद्यालयों की कमी, ये सारी चीज़ें हैं। तो चौथे नंबर का डी विकल्प सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न दिया है बहुविकल्पीय का, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, मैंने आप सभी को बताया भी हुआ है, 15 जून 2005 को ये पारित हुआ था। 5वें नंबर का ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, सभी को मैंने बता चुका हूँ, ये प्रजातिवाद है, इसके स्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। 6 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, दिया है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसे आप देखिए, इसे किसने कहा ये आपको बताना। जो संस्कृति है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो वो समाजशास्त्री आपके हो जाएंगे हर्ष कोविटस, जो कि 7वें नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने काफ़ी बार बताया है भैया, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। आपके 8वें नंबर प्रश्न का ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान ही स्वयं होता है।
9 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है। तो जो पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है ये एम.एन. श्रीनिवास जी ने दिया है। इनका जो पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। इस तरीके से भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा कि एम.एन. श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो जो चिपको आंदोलन डियर स्टूडेंट सबसे पहले शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तराखंड में यानी पेड़ों से चिपक कर लोग पेड़ों को बचाते थे काटने से। ठीक है। तो ये 10 नंबर का आपका मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया है और मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर देने वाला हूँ। प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हो या मेन परीक्षा जो आपका 25 फरवरी को, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में नोट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हो तो आप लोगों को हमारी बातों को सुनना है, तभी आप लोग सफल हो पाओगे। एक प्रकार से बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत के फेज में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके जो है समाज शास्त्र में 10 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर 3 नंबर, तो 3 दहिया में 30 नंबर आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। तो जो सामाजिक आंदोलन, इसको परिभाषित करना, ये देख सकते हो उसके सामने 3 नंबर का ये प्रश्न दिया है और पेपर में भी दिया जाएगा आपको ये प्रश्न। उत्तर है कि ब्लूमर के अनुसार, ब्लूमर एक समाजशास्त्री, उनके अनुसार सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जाता है। उसके बाद में एक और समाजशास्त्री ने अपना मत दिया है, हंटन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास है। तो सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में इसका आप उत्तर देख सकते हो। 25 शब्दों में हमें इस प्रश्न का बाकायदा उत्तर देना है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं देना है क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि वंध्यकरण का क्या अर्थ है या वंध्यकरण किसे कहते हैं, इससे आशय क्या है, ये परिभाषा है। ठीक है। इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो यही होगा जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तर है वंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नसबंदी और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नलिकाबंदी कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, नलिकाबंदी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर, 1901, यहाँ पर देखिए 1901 ईस्वी में कराई गई जनगणना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको स्टूडेंट बताना है। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, यानी जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है। उत्तर है 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न किया गया और तद अनुसार श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। तो ये 1901 में कराई गई जनगणना का महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देख सकते हो प्रश्न का उत्तर। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न पर। दिया है सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो हमें इसके लिए सुझाव देना है। ये भी 3 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए। उत्तर है सबसे पहला, इसमें देखिए निवारण के लिए सुझाव देना है तो पॉइंट के थ्रू समझाया गया है। मैंने समाज शास्त्र का जो कॉपी वाला वीडियो बनाया था कि पूरी कॉपी कैसे लिखें, उसमें मैंने बताया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना रहेगा। उत्तर है सबसे पहला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा है सांप्रदायिकता का एक सबसे बड़ा कारण चुनावों में लाभ की राजनीति है। राजनीति दल चुनावी फायदा उठाने हेतु सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, यानी इस पर जो कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है, आप देख सकते हो, मैंने बता दिया है। अब आ जाइए 15 नंबर प्रश्न पर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखी हैं। हमें 3 विशेषताएं लिखनी है, 3 नंबर यहाँ पर हमें दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी पॉइंट के थ्रू बताया गया। ये बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को भी डियर स्टूडेंट, आपको कॉपी में देखिए हर एक सब्जेक्ट का एक तरीका होता है और वो तरीका से यदि आप लोग कॉपी को लिखोगे तो एग्जामिनर आपको खुश होकर दिल से पूरा नंबर देगा। जहाँ पर आपका नंबर कम हो रहा होगा वहाँ पर वो नंबर बढ़ा देगा। तो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें बाई शिवम स्टडी नॉलेज। वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक बार पेपर से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहला है कि नगरीय समाज में व्यक्तियों के समाज संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। दूसरा है नगरीय समाज में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसायों के लोग
रहते हैं, और तीसरा है नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। देखिए नगरीय समाज क्या कहते हैं, शहर का समाज। शहर में आप लोग जानते ही हो कि भैया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और यानी यहाँ पर उद्योग होता है, और वहाँ पर लोग काम करने के लिए होते हैं, सब भैया ऑफिस वाले होते हैं, कृषि वाला कोई नहीं होता है। तो नगरीय समाज यहाँ पर देखिए संबंध में कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं, ज़्यादा कोई भैया एक प्रकार से लगाव नहीं रहता जिस तरीके से गाँव में होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दिया मैंने। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो इसका में डियर स्टूडेंट व्याख्या करना, ये भी 3 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो उत्तर है भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण हम राष्ट्रीय पहचान के। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पहचान की मानते हैं, यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता पर गर्व करता था, उसने इसे ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। भैया हिटलर कौन था, जर्मन का भैया एक तानाशाह था, जो कि 1945 में शायद उसकी डेथ हो गई थी वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर भैया काफ़ी प्रख्यात था हिटलर। अब आ जाइए 17 नंबर प्रश्न पर। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए प्रमुख बदलाव बताइए। ठीक है, और आप लोगों को ऐसे प्री बोर्ड या मेन परीक्षा में भी उत्तर लिखना रहेगा, देख सकते हो, और आप समझ भी सकते हो स्टूडेंट। इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने शब्दों में भी एग्जामिनर को समझाकर लिख सकते हो राइटिंग से। ठीक है, उत्तर देखिए स्वायत्तोत्तर काल में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषता उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। ये बदलाव निम्नवत थे। ये बदलाव क्या थे भैया, निम्नवत थे। सबसे पहला है गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी, दूसरा है भुगतान में सामान अनाज के स्थान पर नगद भुगतान, और चौथा है मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय। जो भैया मुक्त दिहाड़ी थे, इनके मजदूरों का उदय हुआ। और आप देख सकते हो 17 नंबर प्रश्न का किस तरीके से उत्तर मैंने दिया हुआ है। अब आ जाइए स्टूडेंट 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न, और ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न स्टूडेंट नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में शामिल है। जो 18 नंबर प्रश्न के अलगाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। 3 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। मार्क्स के अनुसार वो स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते, उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। अलगाव कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, अलगाव कहलाती हैं। अलगाव बेसिकली ये होता है कि जो प्रश्न नहीं होते उनकी उत्तरजीविता इस बात पर निर्भर करती है मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ते हैं। मशीनें का यहाँ पर जो प्रभाव है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एआई आ चुका है। एआई में चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गई, यानी काफ़ी सारी एआई है जो कि जो मनुष्य कार्य कर रहे थे, इंसान कार्य कर रहे थे, उसमें भैया एआई का हाथ है। ठीक है, तो ये 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप देख सकते हो। अब आ जाइए 19 नंबर प्रश्न पर जो दिया हुआ है। देखिए 19 नंबर प्रश्न की उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। यानी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का क्या लिया था स्टूडेंट, निर्णय लिया था। यह है उदारीकरण शब्द का तात्पर्य। देखिए शब्द का तात्पर्य यानी यहाँ पर परिभाषा पूछा जा रहा है कि उदारीकरण क्या है, उदारीकरण किसे कहते हैं, उदारीकरण से आपका आशय क्या है या तात्पर्य क्या है, ये सारी परिभाषा है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि जाति क्या है, जाति किसे कहते हैं, जाति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये परिभाषा इस तरीके से उदाहरण करके पूछा जाएगा आपके पेपर में, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर है जाति एक व्यापक शब्द है जो अंग्रेजी के शब्द कास्ट, यहाँ पर देखिए कास्ट होता ना, अंग्रेजी कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली शब्द कास्टा का अर्थ है विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द कास्ट का अर्थ एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से है जिसे भारतीय भाषाओं में देखिए प्राचीन संस्कृत भाषा में प्रारंभ करते हुए दो विभिन्न शब्दों वर्ण एवं जाति के अर्थ में उपयोग किया जाता है। वर्ण एवं जाति के रूप में क्या किया जाता है स्टूडेंट, उपयोग किया जाता है। तो ये है जाति शब्द का परिभाषा जो कि 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की यहाँ पर मैं बात करूँ तो पेपर में आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल प्रश्न दिए हुए हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर कितने में है, 6 नंबर दिया जाएगा। तो 6 गुणे 6 का 36 नंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और इसके भी प्रश्नों का आप लोगों को जो है उत्तर देना है। जैसे कि 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
देखिए, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके मैंने आप लोगों को टॉपिक वीडियो भी बनाया हुआ है। टॉपिक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा भैया तो कहाँ पर हो आप लोग, कहाँ खोए हुए हो? टॉपिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। केवल जो भी विद्यार्थी को केवल पास होना है, उनको नंबर से नहीं मतलब, और अभी तक उनकी कोई भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मान लीजिए कि 1 महीना है या 15 दिन है या लमसम 10 दिन भी है, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो टॉपिक वीडियो स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। मैंने आप सभी के लिए वो स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि पूरे चैप्टर्स के, और आप लोग भी तैयार कर लीजिए जो अच्छे से तैयारी करके 95% लेकर आना चाहते हैं, वो स्टूडेंट भी तैयार कर लीजिए। टॉपिक वीडियो में मैंने आल चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्वेश्चन ये बेसिकली वो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन उसमें शामिल होते हैं। बहुविकल्पी यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका भी मैं तैयारी आप लोगों को वीडियो के थ्रू करा दूंगा। लमसम में 4-5 वीडियो भी मैं ऑब्जेक्टिव का ले आऊंगा तो वो कवर हो जाएगा आपकी सोशियोलॉजी का। लेकिन टॉपिक आप तैयार कर लीजिए वीडियो, आप सभी के डिमांड पर मैंने वीडियो बनाया जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो तैयार कर लोगे स्टूडेंट तो मैं गारंटी कहता हूँ 95% लेकर आने से स्वयं खुद को एग्जामिनर नहीं रोक पाएगा आप लोगों को नंबर देने से। और आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तभी आप समाज शास्त्र में नंबर ला सकते हो। कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ये याद रखिए, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट को बनाया गया है। चलिए एक एक करके सारे प्रश्न को देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताना है, परिभाषा बेसिकली देना है, बस आप इतना समझ जाइए। 22 नंबर प्रश्न है कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसकी विशेषताओं को बताना, हेडिंग के थ्रू भी आप बता दोगे तो काफी रहेगा। 23 नंबर प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, इस भी प्रश्न का मैंने उत्तर आप लोगों को चैनल की वीडियो के माध्यम से बता दिया है, वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर कीजिए, तो जो ग्रामीण और नगरीय समुदाय है इन पर आपको अंतर बताना है। 6 नंबर का ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो जो हरित क्रांति है इनके आपको भैया समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। 26 नंबर प्रश्न है कि जनजातीय एकीकरण की क्या समस्याएं हैं स्पष्ट कीजिए, तो जो जनजातीय एकीकरण है इनके जो भैया समस्याएं हैं इनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप यानी 1 2 3 4 5 6 यानी स्टेप बाय स्टेप समझाना रहेगा, वो मैंने कॉपी के वीडियो में आप सभी के लिए बनाया हुआ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट, देखिए विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है आप लोगों का, ये 27 नंबर प्रश्न, टोटल 3 ही प्रश्न दिए जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न में दिया कि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा करके आपके विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। परिभाषित यानी परिभाषा देना कि नातेदारी किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का 8 नंबर का प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आपको दोनों में किसी एक प्रश्न को देना है, लेकिन फिलहाल आप दोनों प्रश्नों को भी से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर अथवा मत देखिएगा, आप देखिएगा अथवा केवल पेपर में। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। जो भैया दिव्यांग लोग होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, ठीक है, हाथ पैर जिनके दोनों नहीं होते, कान से नहीं सुन पाते, आंख नहीं होती है, तो दिव्यांगों के लिए संघर्ष की व्याख्या आपको अच्छे से करना है भैया। अपने शब्दों में भी आप इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। अथवा करके प्रश्न दिया कि नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए, यानी शहर के बारे में आपको बताना है, शहर के बारे में परिभाषा देना, इसके गुण के बारे में बताना और इसके दोषों की व्याख्या भी करना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, तो ये भी आपका प्रश्न है। अथवा करके दिया हुआ कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। भैया जो भारत में दहेज प्रथा, इसके कारण भी बताना है और इसके परिणामों की व्याख्या भी आपको करना है। ये भी आपका 8 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सोए हुए हो तो जाग जाओ, क्योंकि पेपर में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना है स्टूडेंट। ये नहीं केवल आपको समाज शास्त्र पर ही अटक कर रहना है, सभी सब्जेक्ट में आपको डिसेंट नंबर लेकर आना है। और जो 1 साल से मेहनत करते हैं तो उनको 95% लेकर आना ही आना है। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, सब संभव है, कोई भी असंभव वर्ड नहीं है। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों के कदमों में होगी। तो फिलहाल ये 29 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और मैंने आप लोगों को केवल बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताया है, लघु और विस्तृत उत्तरीय का नहीं बताया। मैंने काफ़ी बारे में इस वीडियो में इतना ही बताया था, क्योंकि और भी वीडियो में मैंने जो है लघु और विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर बताया। आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, ढूंढ कर अच्छे से आप लोग प्रश्न का उत्तर देख लीजिए।
ठीक है, तैयार जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आप लोगों से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन भैया सब्सक्राइब नहीं करते। कर लो भैया, कोई दुश्मनी तो है नहीं, 1 ही सेकंड लगेगा, कोई पैसा नहीं लगता, कर लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ऐसे मेहनत मैं बहुत करता हूँ, रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता है। कॉमेंट करके बताइए अगला किस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊँ आप सभी के लिए। और इंस्टाग्राम पर आपके कोई सवाल है जो आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर भी, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट रील वगैरह डालता रहता हूँ जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित रहता है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो ये जो आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा क्वेश्चन का आंसर मैं पेपर के थ्रू करा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पर फ्री में देता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे सेकंड चैनल को भैया, वहाँ पर मैं 1-1 घंटे का जो है वीडियो डालता हूँ सभी सब्जेक्ट का, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। जियोग्राफी हिंदी मेरा सेकंड चैनल है स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।